पाब्लो एस्कोबार एक दिन के 6 करोड़ डॉलर कमाता था। दौलत इतनी थी कि नोटों को बांधने के लिए हर महीने $2,500 के रबर बैंड खरीदने पड़ते थे। नोटों की गड्डियां छुपाने के लिए जब गोदामों में जगह कम पड़ जाती थी तो उसे मुख्तलिफ वीरानों और खेतों में गड्ढे खोदकर छुपाना पड़ता। गोदामों में चूहे हर साल तकरीबन $2 अरब कुतर कर जाया कर देते थे और जब उसे ये बात बताई जाती तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता था। एक बार अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने $20 लाख मालियत के करेंसी नोट जला दिए। चंद बरसों में एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल बन गया। 1989 में बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने उसे दुनिया का 7वां अमीर तरीन शख्स करार दिया था। उस वक्त उसकी दौलत $3 अरब थी। 2 साल बाद उसकी दौलत $30 अरब तक जा पहुंची। लेकिन वो जालिम भी बहुत था। उसने 5000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करवाया। सुप्रीम कोर्ट के कई जज उसका निशाना बने। मुल्क के एक वजीर की जान ले ली। मुल्क के सदारती उम्मीदवार को मारने के लिए मुसाफिरों से भरा एक कमर्शियल तैयारा बम से उड़ा दिया। लेकिन वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, ये पूरी कहानी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन हमारा चैनल पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आए फिर साउथ अमेरिका चलते हैं। पाब्लो एस्कोबार ने जुर्म के सफर का आगाज मुर्दों का सामान चुराने से किया। जी हाँ, मुर्दों का। उस वक्त उसकी उम्र 18 या 19 साल थी। वो ईसाइयों के कब्रिस्तान जाता, वहां कब्रों पर लगे महंगे और खूबसूरत पत्थर चुराता, उन पर लिखी तहरीर मिटाता और उसे बेच देता। लेकिन इसे इस धंधे में ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि कमाई ज्यादा नहीं थी। ज्यादा पैसा कमाने के लिए फिर उसने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। वो बैंकों के बाहर खड़ा हो जाता और पैसे निकाल कर आने वाले लोगों को गन पॉइंट पर लूट लेता। लेकिन जल्द ही इस काम से भी उकता गया क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहता था, लंबा हाथ मारना चाहता था। एक दिन उसने शहर के एक बड़े बिजनेसमैन को अगवा कर लिया। तावान में उसे $1 लाख मिले। ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। बड़ी रकम तो खैर आज भी है। बहरहाल इस $1 लाख से वो 22 साल की उम्र में शहर का सबसे कम उम्र लखपति बन गया। और फिर उस कामयाब वारदात के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो किडनैपर बन चुका था। उसी जमाने में कोकेन का धंधा नया शुरू हुआ था। बहुत से ड्रग डीलर उसमें मुलव्विस थे। पाब्लो एस्कोबार का दिमाग बहुत तेज था। वो फौरन समझ गया कि असल पैसा सोने चांदी में नहीं बल्कि सफ़ेद पाउडर यानी कोकेन में है। कोकेन की कोलंबिया में तैयारी की बड़ी वजह यह थी कि ये कोका नामी एक पौधे से बनती है। कोलंबिया में इस पौधे की पैदावार बहुत ज़्यादा है। इसके पत्तों को खुश्क करके फिर उसमें मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर कोकेन बनाई जाती है। तो पाब्लो एस्कोबार ने सोचा कि वो किडनैपिंग जैसा खतरनाक काम करके भी इतना नहीं कमा सकता जितना ये लोग सिर्फ एक पाउडर की खेप इधर उधर करके कमा रहे हैं। 1975 में उसने कोकेन के धंधे में हाथ डाल दिया। वो कोकेन स्मगल करने वाले एक गैंग में शामिल हुआ और उनके साथ काम करने लगा। एक दिन वो कोकेन उठाने के लिए एक बहुत बड़े ड्रग स्मगलर के घर गया। वो बहुत खतरनाक था। किसी में जुर्रत नहीं थी कि उसके सामने कुछ बोल सके, मगर पाब्लो एस्कोबार उससे किसी बात पर उलझ पड़ा। जवाब में वो पाब्लो पर चिल्लाया तो पाब्लो ने बगैर कुछ सोचे गन निकाली और उसे मार दिया। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके 10-15 बंदों को भी भड़का दिया और फिर फिल्मी हीरो की तरह माल उठाकर वहां से चलता बना। सिर्फ माल ही नहीं, उसकी गद्दी भी ले गया। इस एक वाकये ने पूरे कोलंबिया की अंडरवर्ल्ड में पाब्लो का दबदबा बिठा दिया। सब जान गए कि एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है जो किसी से नहीं डरता। वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी टकरा सकता है। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। यूं वो मामूली स्ट्रीट क्रिमिनल से माफिया का डॉन बन चुका था। इसी साल उसने अपने दोस्त मारिया विक्टोरिया से शादी की जिसकी उम्र 15 साल थी। उसके साथ साथ उसने ड्रग बेचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उसने मेडेयेन कार्टेल रखा। ये मंशियात का पहला गैर मुल्की गैंग था जो अमेरिका की सरहदों में दाखिल हुआ। पाब्लो ने अपने गैंग को ऑर्गेनाइज किया और ड्रग स्मगलिंग को एक आर्ट में बदल दिया। उसने खुफिया मकामात पर कोकेन तैयार करने वाली कई फैक्ट्रियां खोली, फिर एक जजीरा खरीदा, वहां लैंडिंग स्ट्रिप बनवाई, हवाई जहाज खरीदे और फिर उन्हीं जहाज़ों के जरिए टनों के हिसाब से कोकेन अमेरिका समेत दुनिया भर में बेचने लगा। जल्द ही दुनिया के 70% कोकेन के कारोबार पर उसी का कंट्रोल था। अमेरिका में 80% से ज़्यादा कोकेन उसी के कार्टेल से जाती थी। उसे कोकेन का किंग कहा जाने लगा था। शुरू में वो खुद छोटे चार्टर तैयारों में कोकेन छुपाकर अमेरिका ले जाता था, लेकिन जब कारोबार बढ़ा
तो उसने प्रोफेशनल पायलट भर्ती कर ली। जितनी ज्यादा कोकेन होती, पायलट को उतना ही ज्यादा मुआवजा मिलता। कई बार तो पायलट सिर्फ एक ट्रिप के 1-1 लाख डॉलर तक कमा लेते थे। बाज औकात जहाज के टायरों में भी कोकेन छुपाकर स्मगल की जाती थी। लेकिन जब हवाई जहाज के जरिए कोकेन स्मगलिंग पर पुलिस की नजर पड़ी तो उसने प्लान बदल दिया और एक सबमरीन खरीद ली। ड्रग स्मगलिंग की हिस्ट्री में शायद पहली बार किसी ने सबमरीन का इस्तेमाल किया था। वो सबमरीन जिसे रडार पर पकड़ना भी पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था। एक बार वो पकड़ा गया। उसकी कार के स्पेयर टायर से 39 किलो मैरिजुआना निकली। उसे अदालत में पेश किया जाना था। जज के बारे में मशहूर था कि वो ईमानदार है और पाब्लो को लंबी सजा सुनाएगा। लेकिन शायद आपको यकीन ना आए कि पाब्लो इतना ताकतवर हो चुका था, पेशी से पहले ही उसने जज का तबादला करा दिया और दूसरे जज को पैसे खिलाकर अपने साथियों समेत बगैर किसी सजा के रिहा हो गया। और फिर जेल से निकलने के 1 साल के अंदर ही उसने पुलिस के उस एजेंट को कत्ल करवा दिया जिसने उसे गिरफ्तार किया था। ड्रग स्मगलिंग के लिए सरकारी अफसरों और फोर्सेस के एहलकारों को खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इतनी रिश्वत ऑफर करता कि बड़े बड़ों का ईमान डगमगा जाता। फिर भी अगर कोई इनकार करता तो उसके लिए गोली थी, बंदूक की गोली। वो सिर्फ एक ड्रग स्मगलर नहीं था, बहुत बड़ा कातिल भी था। उसी जमाने में पाब्लो एस्कोबार के हवाले से स्पेनिश जबान के 2 अल्फाज बहुत मशहूर हुए थे, पलाटा और पलोमो। पलाटा का मतलब चांदी यानी पैसा और पलोमो का मतलब सीसा यानी गोली। मैसेज क्लियर था कि या तो रिश्वत लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1980 की दिहाई में वो दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। सिर्फ कोलंबिया ही नहीं, अमेरिका में भी उसकी ढूंढ मची हुई थी। अमेरिका की CIA हो या FBI या फिर पुलिस, सब उसकी तलाश में थे। उसकी तस्वीर हर एयरपोर्ट पर लगी थी। मगर 1981 की उसकी एक तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया। वो अमेरिका गया, बेटे के साथ व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हुआ और फोटो खिंचवाई। ये तस्वीर आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। दुनिया का सबसे वांटेड मैन, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट के घर के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मगर पता नहीं क्यों किसी की उस पर नजर नहीं पड़ी। पाब्लो के पास पैसा तो आ गया था, अब उसे पावर चाहिए थी। उसके दिल में कोलंबिया का सदर बनने की ख्वाहिश जागी। उसने सोचा कि अगर वो सदर बन गया तो उसके लिए अपने काले धंधों पर पर्दा डालना आसान हो जाएगा। 1982 में अपनी दौलत के बलबूते पर वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया। सियासत में आने का इसका एक और मकसद भी था, वो ये कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस कानून को बदलना चाहता था जिसके तहत इसे गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया जा सकता था। अमेरिकी हुकूमत कोलंबिया पर मुसलसल दबाव डाल रही थी कि किसी भी तरह एस्कोबार को गिरफ्तार करके उसके हवाले किया जाए। इस सूरत हाल में एस्कोबार को हमेशा ये धड़का लगा रहता था कि अगर किसी दिन वो पकड़ा गया तो उसकी हुकूमत इसे अमेरिका के हवाले करने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचेगी और वो अमेरिका की जेल में मरना नहीं चाहता था। बहरहाल वो पार्लियामेंट मेंबर तो बन गया, लेकिन किसी तरह उस वक्त के वजीर इंसाफ को उसके काले करतूतों का पता चल गया और उसने पाब्लो के बारे में बातें फैलाना शुरू कर दी कि वो तो ड्रग स्मगलर और कातिल है। तहकीकात हुई तो पता चला कि सारे इल्जामात सच हैं। उसकी पार्लियामेंट की रुकनियत छीन ली गई, जिस पर उसने सियासत छोड़ दी, मगर फैसला किया कि वो उसका भांडा फोड़ने वाले वजीर को नहीं छोड़ेगा। बिलाखिर उसने इसे कत्ल करके ही दम लिया। लेकिन अमेरिका हवालगी का खौफ अब भी उसके जहन में था। इस खौफ से निमटने के लिए इसने 6 नवंबर 1985 को सुप्रीम कोर्ट की इमारत पैलेस ऑफ जस्टिस पर हमला कराया। इस हमले के लिए इसने कोलंबिया के M19 गोरिल्ला ग्रुप को इस्तेमाल किया। M19 बागी ग्रुप था और हुकूमत और फौज के खिलाफ कार्रवाइयां करता था। एस्कोबार ने इसे पैसे और हथियार दिए और मिशन सौंपा कि वो पैलेस ऑफ जस्टिस पर धावा बोले और वहां मौजूद उस एग्रीमेंट की फाइल को जाया कर दे जिसके तहत इसे गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया जा सकता था। ये एक बहुत खौफनाक हमला था। M19 के दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए और उस पर कब्जा करके जजों और दीगर स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया। कब्जा छुड़ाने के लिए कोलंबिया की नेशनल आर्मी को बुलाना पड़ा, जिसने टैंक और भारी हथियार इस्तेमाल किए। 27 घंटे तक लड़ाई जारी रही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों समेत 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। इमारत में आग लगने से सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी समेत कई दफातर जल गए। ये कोलंबिया की अदालती तारीख का सबसे हौलनाक वाकया था। 6 दिसंबर 1989 को कोलंबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी DAS के हेडक्वार्टर्स के बाहर 500 किलोग्राम बारूदी मवाद से भरा एक ट्रक आकर खड़ा हुआ और कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। DAS की पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। 63 अफराद हलाक हुए और 600 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये कोलंबिया की तारीख का एक बड़ा टेररिस्ट अटैक था। इस हमले के पीछे भी एस्कोबार का हाथ था। दरअसल DAS ड्रग कार्टेल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी
और उसके हाथ एस्कोबार नेटवर्क के खिलाफ बड़ी मालूमात लग चुकी थी। एस्कोबार ने यह हमला हुकूमत पर प्रेशर डालने और खौफ फैलाने के लिए किया। ये दरअसल हुकूमत को एक मैसेज था कि अगर इसे पकड़ने की कोशिश की तो मुल्क इसी तरह जलता रहेगा। 1989 में कोलंबिया में सदारती इलेक्शन होने वाले थे। लुइस गलान मजबूत उम्मीदवार थे और लग रहा था कि मुल्क के अगले सदर वही होंगे, मगर उनसे एक गलती हो गई जिसने उनकी सदर बनने की उम्मीद ही नहीं, जिंदगी भी छीन ली। हुआ ये कि 18 मार्च को एक जलसे के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो सदर बने तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि पाब्लो एस्कोबार को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर देंगे। सब लोगों की तरह एस्कोबार को भी यकीन था कि अगले सदर लुइस गलान ही होंगे और अगर ऐसा हुआ तो उसकी गिरफ्तारी और अमेरिका हवालगी पक्की। उसने लुइस गलान को एक इंतखाबी रैली के दौरान स्टेज पर गोली मारकर कत्ल करा दिया। इसी दौरान दूसरे सदारती उम्मीदवार सीजर गावेरिया ने भी एस्कोबार के बारे में ऐसी ही बात की कि वो सदर बनकर उसे अमेरिका के हवाले कर देंगे। इस पर एस्कोबार ने इन्हें भी हलाक करने का मंसूबा बनाया। एक पूरा मुसाफिर जहाज बम से उड़ा दिया। खुशकिस्मती से सीजर गावेरिया इसमें सवार नहीं थे क्योंकि उन्होंने आखिरी लम्हात में सिक्योरिटी खदशात पर अपना सफ़र कैंसिल कर दिया था, तो वो बच गए, मगर जहाज में सवार 107 बेगुनाह मुसाफिर मारे गए। एस्कोबार अब सिर्फ मनशियात का स्मगलर ही नहीं, एक नार्को टेररिस्ट बन चुका था। कहते हैं कि उसने तकरीबन 5000 अफराद को कत्ल कराया, जिसमें उसके बहुत से कॉम्पिटिटर भी थे और पुलिस एहलकार भी, बेगुनाह लोग भी थे और आला अदालतों के जजेस भी। कई बार तो वो मरने वालों के ख़ानदानों को भी नहीं बख्शता था। लेकिन कोलंबिया में बहुत से लोग उसे जदीद दौर का रॉबिन हुड भी कहते थे क्योंकि उसने मुल्क के बहुत से गरीब इलाकों में घर, स्कूल और अस्पताल बनवाए। अपने उरूज के ज़माने में पाब्लो ने दारुल हुकूमत बगोटा के करीब अपने लिए 8 स्क्वायर माइल पर फैला एक शानदार महल तामीर कराया था, जिसमें हासिंदा पोल्स नाम का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी था। उसमें एक बड़ा सा चिड़ियाघर भी था जिसमें हाथी, दरियाई घोड़े, जर्राफा, शेर, जेबरा समेत अंदाजन 1500 कीमती जानवर और परिंदे थे। ऐसे ऐसे जानवर और परिंदे कि बहुत से मुल्कों के चिड़ियाघर में भी नहीं होंगे। वहाँ मसनूई झीलें भी थीं और आबशार भी। वो फुटबॉल का भी बहुत शौकीन था। प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं था, मगर मुल्क के कई स्टार फुटबॉलर्स को उसने उरूज पर पहुंचाने में मदद की और वो अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर डियागो मैराडोना को भी बहुत पसंद करता था और उसे मिलने के लिए भी बुलाया करता था। जिस वक्त उसके सर पर मौत मंडला रही थी, तब भी वो रेडियो पर फुटबॉल की कमेंट्री सुन रहा था। उसकी फुटबॉल से मोहब्बत महज जज्बाती नहीं थी, बल्कि वो उसकी ब्लैक मनी को वाइट करने का भी जरिया था। वो मुख्तलिफ फुटबॉल क्लबों में इन्वेस्टमेंट करता और वहाँ से हासिल होने वाली लाखों डॉलर की कमाई कानूनी बन जाती। लेकिन वो चालाक था। वो कभी किसी क्लब या टीम का मालिक या मैनेजर नहीं बना, लेकिन पता सबको था कि पैसा उसी का लगा हुआ है। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि उसके पैसे से कोलंबिया में फुटबॉल के खेल को बहुत फ़ायदा हुआ। ये सारी तफसीलात हम आपको आगे चलकर बताएंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। तो आइए अब बात करते हैं एस्कोबार की गिरफ्तारी की। पाब्लो एस्कोबार को गिरफ्तार करने की कोशिशें कई बरसों से जोरों शोर से जारी थी और वो हर बार बचकर निकल जाता था। लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती। वो मौका आ ही गया जब अमेरिकी CIA और कोलंबिया की हुकूमत ने मिलकर उस पर हाथ डालने की मुहिम शुरू की। जब उसने देखा कि 2 मुल्कों की हुकूमतों ने उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया है और अब बच निकलने का इम्कान नहीं है, तो उसने हथियार डालने का फैसला किया, लेकिन अपनी शराइत पर। उसने पहली शर्त ये रखी कि उसे किसी सरकारी जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि वो अपने लिए जेल खुद बनवाएगा। दूसरी शर्त मुल्क के आइन में तब्दीली की थी कि उसे अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त यह थी कि उसे 5 साल से ज़्यादा कैद नहीं सुनाई जाएगी। हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत ने उसकी तमाम शर्तें मंजूर कर लीं। यूं पाब्लो एस्कोबार ने 1991 में हथियार डाल दिए, लेकिन उससे पहले उसने एक पहाड़ी इलाके में अपनी जेल के लिए जगह मुंतखब की और अपनी अरबों डॉलर की कमाई में से कुछ इस जेल की तामीर पर खर्च की। जेल के गिर्द 10 फुट ऊंची दीवारें खड़ी की, चारों तरफ बिजली के करंट वाली खारदार तारें बिछाई गई, निगरानी के लिए 7 टावर भी बनाए गए और उनमें तैनात गार्ड्स एस्कोबार के ही आदमी थे। जून 1991 में हुकूमत ने आइन में तरमीम करके जब एस्कोबार को इतला दी तो उसने भी अपनी जेल की तामीर मुकम्मल होने से हुकूमत को आगाह कर दिया। मुआहदे के तहत एस्कोबार अपनी बनाई हुई जेल में दाखिल हो गया। वो जेल क्या थी, यूँ समझे एक लग्जरी रिजॉर्ट था। दुनिया की कौन सी सहूलत, कौन सा तफरीही सामान ऐसा था जो वहाँ ना हो। फुटबॉल ग्राउंड,
बार, आबशार तक मौजूद थे। यहाँ कोलंबिया की खूबसूरत तरीन मॉडल्स और अदाकाराओं का भी आना जाना लगा रहता था। पाब्लो ने यहाँ एक दूरबीन भी लगाई थी ताकि वो वहाँ से बैठकर शहर का नज़ारा कर सके। उसने अपने लिए टेलीफोन की सहूलत भी रखी थी ताकि घर वालों से बात कर सके। जेल के उसूलों में से एक ये भी था कि पुलिस करीब भी ना आए। पाब्लो ने यहाँ अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे थे। कुछ अरसे तो कोलंबिया की हुकूमत ये सब तमाशा देखती रही, मगर फिर शायद अमेरिका के दबाव में आकर उसने एस्कोबार को सरकारी जेल में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। 22 जुलाई 1992 को हुकूमत ने 600 सिक्योरिटी एहलकारों की टीम भेजी ताकि उसे वहां से निकाल कर आम जेल में डाला जाए। ये टीम अचानक पहुंची, मगर एस्कोबार के गार्ड्स तैयार थे। गोलियां चली, धमाके हुए, कुछ गार्ड्स मारे गए, लेकिन एस्कोबार अपने साथियों समेत वहां से फरार हो गया। दरअसल जब उसने अपने लिए जेल तामीर कराई थी, तब ही उसने फरार होने के लिए वहां एक खुफिया सुरंग भी बनवा ली थी। जेल से फरार के बाद वो ऐसी जगह जाकर छुप गया था जहां से उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया था। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस ने कोलंबिया की एक और क्रिमिनल गैंग लॉस पेपस के सर पर हाथ रखा। लॉस पेपस के 2 लीडर थे और ये दोनों कभी पाब्लो एस्कोबार के गैंग में काम कर चुके थे। उन्होंने ये किया कि एक एक करके एस्कोबार की जायदादों को आग लगाना शुरू कर दी। इसके साथियों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने लगे। मकसद यही था कि किसी तरह वो मुश्तइल होकर सामने आए। एस्कोबार की गिरफ्तारी के लिए कोलंबिया और अमेरिका ने मिलकर सर्च ब्लॉक के नाम से एक स्पेशल फोर्स बनाई थी जो उसे दिन रात ढूंढने में लगी हुई थी। फिर एक दिन उनको एस्कोबार का सुराग मिल ही गया। वो कहते हैं ना कि चालाक से चालाक मुजरिम भी ऐसी गलती जरूर करता है जो उसकी गिरफ्तारी की वजह बन जाती है। पाब्लो एस्कोबार से भी ऐसी ही एक गलती हुई। 1 दिसंबर 1993 को उसकी 44वीं सालगिरह थी। उसी रोज उसने अपने बेटे को फोन किया। खुफिया फोर्सेस ताक में थी। फौरन कॉल ट्रेस करके उसके ठिकाने का पता चला लिया। अगले रोज कोलंबिया की तमाम फोर्सेस वहां पहुंची। मुकाबला हुआ और एक छत पर वो फरार होने की कोशिश के दौरान मारा गया। गोली उसकी कनपट्टी पर लगी थी। कहा जाता है कि जब उसे यकीन हो गया कि वो अब पकड़ा जा चुका है तो उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन पुलिस ने उसे मुकाबले के दौरान हलाकत करार दिया। एस्कोबार के भाई रॉबर्टो ने बाद में बताया कि वो हमेशा कहता था कि अगर वो पकड़ा गया तो खुद को मार लेगा। उसकी तदफीन में 25,000 से ज़्यादा लोग जमा हुए। एस्कोबार की मौत के बाद उसकी बीवी मारिया विक्टोरिया और 2 बेटों को दुश्मन गैंग की जानिब से खतरा था, इसीलिए उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने ब्राज़ील, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका समेत कई मुल्कों से पनाह मांगी, मगर सब ने इनकार कर दिया। बिलाखिर उन्हें अर्जेंटीना ने आने की इजाज़त दे दी। यूं इन तीनों ने दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस का रुख किया और अपनी शनाख्त छुपाकर आम जिंदगी जीने लगे। एस्कोबार की दौलत उनके किसी काम नहीं आई। पाब्लो एस्कोबार की मौत के बाद उसके भाई रॉबर्टो एस्कोबार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपने भाई के लिए बतौर अकाउंटेंट काम करता था। 10 साल जेल काटने के बाद उसने किताब लिख दी, अकाउंटेंट्स स्टोरी। उस किताब में उसने इंकशाफ किया कि पाब्लो एस्कोबार की कमाई इतनी ज़्यादा थी कि उसे रखने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता था। नोटों से भरे थैले कोलंबिया के जंगलों में, वीरान इमारतों के तहखानों में, गुमनाम गोदामों में और बाज़ औक़ात गैंग के कारिंदों के घरों में छुपाए जाते थे। ऐसी जगहों पर रखी गई रकम में से हर साल तकरीबन $2 अरब चूहे खा जाते थे, लेकिन पाब्लो एस्कोबार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे जब ये बात बताई जाती थी तो जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा देता था। 2012 में एक कोलंबियाई किसान को अपने खेत से तकरीबन $60 करोड़ मिले। ये पाब्लो एस्कोबार के ही पैसे थे। अपनी किताब में रॉबर्टो ने यह भी हैरान कर देने वाली बात बताई कि उसका भाई इतनी ज़्यादा दौलत कमाता था कि नोटों की गड्डियों को बांधने के लिए हर महीने $2,500 के सिर्फ रबर बैंड खरीदे जाते थे। किताब में यह भी इंकशाफ किया गया कि जब एस्कोबार अपनी प्राइवेट जेल से फरार होकर छुपते छुपाते अपनी फैमिली तक पहुंचा तो सर्दी का मौसम था। उसकी बेटी को ठंड लग रही थी। घर में आग जलाने के लिए कुछ और नहीं था। तब एस्कोबार ने अपना ट्रैवल बैग खोला और नोटों की गड्डियां जलाकर बेटी को सर्दी की शिद्दत से बचाया। रॉबर्टो के बकौल उसने उस रात $20 लाख जलाए थे। ये 1993 के $20 लाख थे। सोचिए आज के हिसाब से कितनी बड़ी रकम होगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उसे फुटबॉल का जुनून की हद तक शौक था। वो अपनी जिस प्राइवेट जेल में कैद था वहाँ भी उसने अपने लिए एक फुटबॉल ग्राउंड बनवाया था। 1994 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारी में मसरूफ़ कोलंबिया की नेशनल फुटबॉल टीम ने भी एस्कोबार की इस जेल का दौरा किया था। खिलाड़ियों को यहाँ 5 स्टार होटल जैसी आसाइशें फराहम की गईं। 1991 में एस्कोबार ने अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर डियागो मैराडोना को
दोस्ताना मैच खेलने के लिए वहीं अपनी निजी जेल में बुलाया। बाद में एक इंटरव्यू में मैराडोना ने बताया कि जब वो वहां गया तो बाहर से तो यूं लग रहा था जैसे वो किसी जेल में जा रहा हो। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड भारी हथियार लिए खड़े थे, लेकिन जब वो अंदर गया तो वो जेल किसी लग्जरी होटल की तरह थी। मैराडोना के बकौल एस्कोबार इसका बहुत बड़ा फैन था। दोनों ने वहाँ खूब फुटबॉल खेली, फिर रात को खूबसूरत लड़कियों के साथ पार्टी की। ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसी जेल के अंदर हो रहा है। अगली सुबह उसने पैसे पकड़े और वहाँ से निकल गया। उसके फुटबॉल के शौक का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, अपनी मौत के वक्त भी वो रेडियो पर कोलंबियन टीम के वर्ल्ड कप प्री क्वालिफायर मैच की कमेंट्री सुन रहा था। हुकूमत के सिपाही उसके गिर्द घेरा डाल चुके थे और वो रेडियो कान से लगाए बैठा था, लेकिन उसे पता चल चुका था कि उसके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। उसने अपने एक साथी से कहा, लगता है हम पकड़े जाने वाले हैं। अगली ही सांस में वो चिल्लाया, कोलंबिया ने गोल कर दिया। पाब्लो ने अपने मुल्क में फुटबॉल के कई मैदान तामीर कराए। खेल को तरक्की देने के लिए उसने फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुलकर पैसा खर्च किया। मुल्क के कई नेशनल फुटबॉलर उसी के माली ताउन से स्टार बने। लेकिन उसकी मौत के बाद कोलंबियन फुटबॉल का सुनहरी दौर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। खेल में एस्कोबार की फंडिंग खत्म हो गई। साथ ही मुल्क में बदअमनी, हंगामा आराई और कत्लो गारत ने कोलंबिया में फुटबॉल के खेल को तबाह कर दिया। कोलंबिया की वो टीम जो एस्कोबार की मौत के वक्त फीफा रैंकिंग में चौथे नंबर पर थी, सिर्फ 3 साल बाद गिरकर 34वें नंबर पर आ गई। एस्कोबार की वो जेल जो उसने अपने लिए खुद बनवाई थी, वो आज भी है, लेकिन अब उसको लावारिस लोगों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एस्कोबार की मौत के बाद हुकूमत ने उसकी ज्यादातर जायदाद गरीब किसानों में तकसीम कर दी। उसके चिड़ियाघर के जानवरों और परिंदों में से कुछ को आज़ाद कर दिया, कुछ को आसपास के मुल्कों को तोहफे में दे दिया। कुछ जानवर और परिंदे अब भी वहाँ मौजूद हैं। ये चिड़ियाघर 2007 में आवाम के लिए खोल दिया गया था। एस्कोबार एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उसकी मौत के बाद उस पर कई फिल्में और सीरीज बनी, कई किताबें लिखी गईं, यहाँ तक के कई कंप्यूटर गेम्स और गाने भी बनाए गए। लेकिन जो दौलत उसने बेगुनाहों का खून बहाकर, नौजवानों को नशे की लत लगाकर, हजारों घर उजाड़ कर हासिल की थी और जिसके लिए उसको सिर्फ 44 साल की उम्र में अपनी जान देनी पड़ी, वो दौलत उसके तो क्या, उसके बीवी बच्चों तक के काम ना आई। कहा जाता है कि उसकी दौलत का बड़ा हिस्सा आज भी कोलंबिया की ज़मीन के नीचे कहीं ना कहीं दफन है। या तो वो दौलत मट्टी के साथ मट्टी हो चुकी होगी, या फिर इस इंतज़ार में होगी कि कोई इसे निकाल कर अपनी किस्मत बदल ले।